गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। कल केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर जो था हमारा चल रहा था वो था चैप्टर चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी का हम अध्ययन कर रहे थे। और रासायनिक बलगतिकी के अध्ययन के अंतर्गत हमने एक छोटी सी चीज़ पढ़ी थी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं। उसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलता है, कल जो लास्ट टॉपिक मैंने बताया था आपको वो था हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, मतलब अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमीतीय संबंध, यही हमारा टॉपिक था, अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमीतीय संबंध। इसी के बारे में हमें विस्तार से आज टॉपिक पर चर्चा करनी है। इस टॉपिक की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस टॉपिक में सबसे पहले यदि हम पढ़ते हैं तो वो क्या है कि स्टोइकियोमीतीय का मतलब होता है कोई भी समीकरण का संतुलित होना। अब स्टोइकियोमीतीय संबंध का मतलब है जैसे मेरे पास कोई समीकरण है, जैसे कि हम जानते हैं हेबर प्रोसेस, हेबर विधि जो होती है, हेबर विधि की जो समीकरण होती है वो होती है N2 प्लस का H2 टेंस टू 2NH3। बैलेंस कर लेते हैं इसे हम, ये हमारी समीकरण। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग लिखेंगे। किससे लिखेंगे अभिक्रिया वेग, हम लिखते हैं परिभाषा से। तो परिभाषा R बराबर क्या बोलेगा, क्रिया कारक की सांद्रता मतलब N2 की सांद्रता अपॉन परिवर्तन में लगा समय, तो डेल्टा या फिर dN2 अपॉन dt। क्रिया कारक है, डेफिनेटली आगे क्या आएगा माइनस। इसी प्रकार हम यूँ भी लिख सकते हैं R बराबर dH2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन dt माइनस, या फिर हम R बराबर dNH3 अपॉन कितना लिख सकते हैं dt, बट ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या ध्यान देना है कि हमारा स्टोइकियोमीतीय संबंध कहाँ काम आता है। हमारे मेन क्या है कि आपको ये पता करना है कि आपके स्टोइकियोमीतीय संबंध काम कैसे आता है। तो स्टोइकियोमीतीय का मतलब ये जो आगे जो गुणांक लिखे हुए हैं, इन गुणांकों को जब आप अभिक्रिया वेग लिखते हो तो इन्हें हम बटे में लिखते हैं। जैसे N2 के आगे 1 है, बटे में 1, H2 का आगे 3 है तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3, माइनस तो रहेगा एज इट इज़, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी माना रासायनिक समीकरण, माना आपने कोई रासायनिक समीकरण ली है, क्या ली है, A प्लस बी मिलकर क्या बनाते हैं C प्लस डी, और बाद में ये क्या बनाते हैं C प्लस डी। इसके N1 मोल हैं और इसके N2 मोल हैं। तो R बराबर में क्या लिखूँगा 1 अपॉन N1 dA अपॉन dt माइनस 1 अपॉन N2 dB अपॉन dt। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो स्टोइकियोमीतीय गुणांक है उस स्टोइकियोमीतीय गुणांक को कहाँ लिखा जाता है, बटे में लिखा जाता है। यही हमारा क्या है स्टोइकियोमीतीय संबंध के बारे में इसकी चर्चा थी। अब यदि हम आगे बात करते हैं तो एक छोटी सी परिभाषा आती है, आरंभिक वेग किसे कहते हैं, कोई भी आरंभिक वेग। अब आपको ये बात भली भांति पता होगी कि आरंभिक वेग किसे कहते हैं। आरंभ मतलब प्रारंभ, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का, किसी रासायनिक अभिक्रिया का t बराबर 0 सेकंड समय पर वेग उस अभिक्रिया का प्रारंभिक आरंभिक
वेग कहलाता है। क्या कहलाता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया का t बराबर 0 सेकंड पर जो वेग होता है उस वेग को ही हम आरंभिक वेग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम यूँ लिख सकते हैं, माना अभिक्रिया क्या है, R टेंस टू P है। अब t बराबर 0 समय पर प्रारंभिक सांद्रता यदि A लेते हैं तो ये कितना होगा, 0। तो सीधा सा मीनिंग क्या होता है आपका कि सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो आरंभिक वेग क्या हो जाएगा, आरंभिक सांद्रता बटे समय। तो हम सीधा सा क्या लिख सकते हैं, इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वही क्या कहलाती है उसकी, तो आरंभिक वेग R बराबर डेल्टा A अपॉन डेल्टा T बट किसका, माइनस का। ये हमारा था आरंभिक वेग। इसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम एक नियम है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, जो भी अभिक्रिया वेग को परिभाषित करने में सहायक है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या बोलता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है उस अभिक्रिया का वेग उसके क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्रियाकारकों की जो सांद्रता है उसके क्या रहता है, समानुपाती, बशर्ते ताप क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। अर्थात क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसका जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है, क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, ओब्लिक क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है या फिर क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो माना अभिक्रिया क्या ली हमने, R टेंस टू P लिए है। तो नियमानुसार वेग स्मॉल r, अभिक्रिया का जो वेग है वो कितना होता है, समानुपाती होगा क्रियाकारक की सांद्रता कैपिटल R के। किसके समानुपाती होगा, क्रियाकारक की सांद्रता कैपिटल R की जो सांद्रता है उसके समानुपाती होता है। तो यहाँ से क्या होगा, R बराबर के सांद्रता आ जाएगी R की। यहाँ के क्या है, यहाँ के एक नियतांक है जिसे, यहाँ के एक नियतांक है जिसे वेग स्थिरांक
कहते हैं। के क्या है? एक नियतांक, और इसे किस नाम से जाना जाता है? एक वेग स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। तो आपके पास सीधी सी डेफिनेशन ये हो गई। इसी साथ हमने जो पहले वेग की परिभाषा पढ़ी थी, तो वेग की परिभाषा r बराबर dr/dt बताती है, दोनों सही है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम तो ये बोलता है और ये बोलता है। तो वेग स्थिरांक, अब हम पूछें आपसे कि वेग स्थिरांक क्या होता है। तो वेग स्थिरांक, या फिर एक सीधा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, और इसका बहुत अच्छा दूसरा नाम है विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं? अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं, जिसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। आंसर, हमने कोई अभिक्रिया ले ली, A+B मिलकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। इसके N1 मोल हैं, इसके N2 मोल हैं। एक के कितने हैं? N1, और दूसरे के कितने हैं? N2। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या बोलेगा? क्रिया नियम बोलता है कि जो अभिक्रिया का वेग है, इसे वेग नियम या दर नियम के नाम से जाना जाता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है। तो द्रव्य अनुपाती अभिक्रिया का वेग r बराबर कितना हो जाएगा? के A की सांद्रता और B क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, और यहाँ दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा? जितने इनके मोल हैं उनकी संख्या लिख दी जाती है, N1 और N2। अब यदि हम क्या कर दें, यदि माना A है, उसकी सांद्रता कितनी ले ली? 1 मोल पर लीटर ले ली। B है, उसकी सांद्रता भी कितनी ले ली जाए? 1 मोल प्रति लीटर ले ली जाए। तो वेग स्मॉल r बराबर कितना रह जाएगा? के 1 की पावर N1, 1 की पावर N2। और आपको भली बात ही पता है, किसी की भी पावर 1 होती है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो यहाँ से r बराबर क्या हो गया? इसका मतलब हम सिंपलेस्ट परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि समस्त क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई कर दी जाए, जितने भी क्रियाकारक हैं उन सब की सांद्रता कितनी कर दी जाए? इकाई कर दिया जाए, तो उस अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग या फिर वेग नियतांक कहलाता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त क्रियाकारकों की सांद्रता एकांक हो, तो उस अभिक्रिया का वेग ही वेग नियतांक ओब्लिक विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। 1 नंबर में पूछी जाती है ये परिभाषा, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो सिंपलेस्ट परिभाषा हो गई, क्या परिभाषा हो गई? वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में सभी क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई ले ली जाती है, तो उस अभिक्रिया का जो वेग है उसे क्या बोलते हैं? ये बोलते। अब यहाँ पर जो हमने ये लिखा N1 और N2, ये क्या थे? अभिक्रिया की ये दोनों बातें थी जिन्हें हम कोटि के नाम से जानते हैं। इन्हें हम आगे किसके, अभी तो अणु संकेता है,
अणु संख्यता और कोटि, दो चीज़ें पढ़नी हैं, तो उन दोनों चीज़ों के बारे में हमें अब स्टडी करनी है। उसके पहले हम बात करते हैं वेग स्थिरांक की इकाई की। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वेग नियतांक या फिर वेग स्थिरांक की इकाई। वेग नियतांक की इकाई मुझे डायरेक्ट याद नहीं है, मैं निकालूंगा। कैसे निकालते हैं, वापस अभिक्रिया ले लो, A + B टेंड्स टू उत्पाद प्रोडक्ट बन गया, इसके N1 मोल इसके N2 मोल। वेग बराबर क्या होता है, स्मॉल r। दो चीज़ों से, एक तो मैं लिख सकता हूँ 1/N1 dA/dt माइनस, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 1/N2 dB/dt। लेकिन ये किससे लिखे हमने, दोनों के दोनों ही ये हमने लिखी है परिभाषा से। किससे लिखी है, परिभाषा से। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, वेग स्मॉल r बराबर वेग स्थिरांक के a की पावर n1 b की पावर n2। ये किससे लिखे हमने, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से। ये तो क्या है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। तो अब हमें क्या लिखना है, इन दोनों से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि dA/dt 1/N1 dA/dt इज इक्वल टू के a की पावर n1 b की पावर n2। हमें k की इकाई चाहिए, बाकी सबकी इकाई रख दूं तो k की इकाई क्या आएगी, dA/dt की इकाई बटे माइनस इसकी इकाई 1/N1, इसकी इकाई बटे a की पावर n1 b की पावर n2 की इकाई। इन सब की इकाई रखो। अब इकाई हमें पता है, संख्या की कोई इकाई नहीं होती। dA मतलब सांद्रता, dt मतलब समय, और यदि a देखी जाए तो a भी क्या है, सांद्रता की पावर n1, और b क्या है, सांद्रता की पावर n2। यहाँ से हम फाइनली क्या निकालते हैं, सांद्रता की घात एक ऊपर है, नीचे से ऊपर जाएगी माइनस n1 + n2, नीचे दोनों जुड़ जाएगी, दोनों को कोष्टक में लिखा है मैंने। n1 + n2 नीचे जुड़ गई, ऊपर गई, और नीचे क्या बच गया, ओनली समय। यदि माना n1 + n2 बराबर स्मॉल n क्या है, ये आगे चलकर क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की कोटि। क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सांद्रता की पावर 1 - n समय। अब मात्रक रख दो तो k की इकाई सीधी सी इकाई आती है सांद्रता मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। समय है, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो हमें कहीं भी किसी भी कोटि की हमें क्या निकालनी है, इकाई निकालनी है, यूनिट निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस अभिक्रिया की कोटि को यहाँ रख दो फॉर्मूले में, आराम से उसकी क्या निकल जाती है, यूनिट निकल जाती है। जैसे कि हम देखते हैं, एक नॉर्मल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। प्रथम कोटि या शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। उस शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कोटि n बराबर 0, तो k0 की इकाई कितनी होगी, मोल अपॉन
लीटर की पावर 1 - 0 सेकेंड इनवर्स, तो फाइनली कितना हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि की यदि हम बात करते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया n = 1, तो K1 की जो इकाई रहेगी वो क्या रहेगी, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स, 1 - 0, तो टोटल क्या बच जाएगा, सेकेंड इनवर्स। इसी प्रकार से हम अतिरिक्त भी निकाल सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर आपको निकालनी है, द्वितीय कोटि, ठीक है। आगे की कोटि आप निकाल सकते हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यही ध्यान रखना है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्या। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्या क्या होती है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।